ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। बात करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है जिसकी बात देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। एक बड़ा तख्ता पलट सीरिया में हुआ। सीरिया में आखिर क्या हुआ, कैसे इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, हम आपको बताएंगे। लेकिन तख्ता पलट के बाद से असद गायब है। कहां है असद, जिंदा है या उनकी मौत हो गई? लेकिन ये 3 तस्वीरें देखिए जरा। 3 तानाशाहों का अंत हो चुका है। सबसे पहले सद्दाम हुसैन, अमेरिका ने फांसी दी। इराक के तानाशाह, लीबिया के तानाशाह गद्दाफी, उनका अंत हो चुका है। असद और उनके पिता का शासन 54 साल सीरिया में था। अब एक और तानाशाह के अंत की खबर है। तस्वीर आपको दिखाऊं। दरअसल सुबह खबर आई कि विद्रोही राजधानी सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उसमें घुस गए, जिसके बाद असद ने फौरन प्लेन पकड़ा और असद भागे हैं। और भागने के दौरान खबर आई कि असद की मौत हो गई। सच क्या आपको बताऊंगा, लेकिन उनके भागने के बाद राजधानी में क्या हुआ वो तस्वीर देखिए। जगह जगह उनके पुतले गिरा दिए गए। असद के पुतले, उनके पिता की मूर्तियां, स्टैच्यू, सब भीड़ ने गिरा दिए, तबाह कर दिए जिन जिन चौराहों पर लगे थे। असद के परिवार के, असद के उनकी पिता की मूर्तियां थी, लोगों ने देखिए उनको स्टैचू गिरा दिए। कोई उनके सर के साथ खेल रहा है। ये देखिए एक और मूर्ति गिरा दी गई। की मूर्तियां गिराकर जो अलग अलग चौराहों पर, चौक पर लगी थी, वो सारी मूर्तियां विद्रोहियों ने गिरा दी हैं। यानी एक और तानाशाह का अंत सीरिया से हो गया है। उसके बाद देखिए जरा, विद्रोहियों ने जश्न मनाना शुरू किया। सड़कों पर फायरिंग की, गोलीबारी की। विद्रोही गुट राजधानी में घुस गया था, उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। सड़कों पर विद्रोही जश्न मना रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस तरह से जश्न मना रहे हैं क्योंकि राजधानी के अंदर कब्जा किया, पहली बार राजधानी में घुसकर कब्जा किया है। उसके बाद सड़कों पर यह आलम था। अगली तस्वीर देखिए जरा। पुरुष नहीं, महिलाएं भी जश्न मना रही हैं। असद का शासनकाल का अंत हुआ, उसके बाद महिलाओं सड़कों पर उतरी है। महिलाएं और उसके बाद देखिए लूट शुरू हुई। यह बशर अल असद का महल है। असद के महल में लूट शुरू हुई। विद्रोही घुस गए, लोग घुस गए। देखिए लूट जब शुरू हुई,
अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सामान उठा उठा के ले गए। राष्ट्रपति के महल के अंदर की तस्वीर है, देखिए कोई प्लेट उठा कर ले जा रहा है, कोई सोफा उठा कर ले जा रहा है, ये देख रहे हैं, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उठा कर ले जा रहा है। ये देखिए प्लेटें, क्रॉकरी उठा कर ले जा रही है महिलाएं। राष्ट्रपति के महल के अंदर बर्तन उठा कर ले जा रहे हैं, प्लेट्स ले जा रहे हैं, जितनी क्रॉकरी थी वो उठा ले गए। कोई सोफा उठा ले गया, कोई सोफे पर बैठा है। राष्ट्रपति के महल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए सोफा उठा ले गए, कुर्सियां उठा ले गए। ये तस्वीरें पिछले और कुछ तानाशाहों के दौर में भी आपने देखी हैं, जिसके जो हाथ लगा वो उठा कर ले गया। कोई कार्टून उठा ले गया, कोई बॉक्स उठा ले गया, कोई ब्रीफकेस उठा ले गया। ये राष्ट्रपति के महल की तस्वीर आप देख रहे हैं, लूट की तस्वीरें। उसके बाद जो लोग अंदर थे, राष्ट्रपति भवन के अंदर, महल के अंदर जो तस्वीरें थी उन्हें तोड़ा गया। असद की तस्वीरें अंदर मौजूद थी, दीवारों पर लगी थी, उन्हें तोड़ दिया गया। هي صورة أمه حاليا. صورة أمه مو حلوة بس يلا ما مشكلة، كل البنات حلوين. يلا بطل. अब मैं आपको बताऊं, असद भाग गए, यानी राष्ट्रपति भाग गए, प्रधानमंत्री भी भागे जैसे ही उन्हें पता चला। ये आप देख रहे हैं, सीरिया के प्रधानमंत्री फौरन भागे हैं और प्रधानमंत्री दरअसल खुद सरेंडर कर चुके थे। उन्होंने कह दिया कि वो विद्रोहियों के साथ हैं, उन्हें उनके घर से फौरन निकाला गया है क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। प्रधानमंत्री फौरन अपने घर को छोड़कर भागे और विद्रोहियों ने देखिए सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया, हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुट उन अड्डों तक पहुंचा, सैन्य अड्डों तक जहां हेलीकॉप्टर रखे थे, उन हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है। ये असद के हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। और उसके बाद जो फाइटर हैं, वहां का जो एयरबेस था, एयरबेस पर पहुंचे, सैन्य अड्डे पर पहुंचे, उन फाइटर्स पर भी कब्जा कर लिया है। फाइटर में बैठे बंदूक लेकर आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन असद के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। असद के जो बुत टूटे हैं, पुतला टूटा है, स्टैचू टूटे हैं, उससे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके सर से देखिए जरा। الله حي زوار حمام، الله حي زوار حمام، الله حي زوار حمام. आपने लोगों का गुस्सा देखा, लेकिन असद कहां है? असद प्लेन लेकर उड़े। ये तस्वीर देखिए जरा, असद प्लेन लेकर उड़े, उनके प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन देखिए ये जो लाइन जा रही है, इसे आप देख रहे हैं, राजधानी से उड़े अगर वो दमिश्क से, और उड़कर जहां पहुंचे उसके बाद असद का प्लेन का लोकेशन नहीं दिख रहा है, लोकेशन गायब है। ये पता नहीं असद के प्लेन को रडार पकड़ नहीं पाया या फिर प्लेन यहीं क्रैश हो गया। असद जिंदा है या तानाशाह की मौत हो चुकी है। सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। टैंकों पर चढ़कर विद्रोही जश्न मना रहे हैं और मुल्क में अपना नया झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद कहां हैं? असद जिंदा भी हैं या सत्ता खत्म होते ही उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई? जिस असद को बचाने के लिए पुतिन और ईरान ढाल बन गए थे, वो विद्रोहियों के सामने कैसे टिक नहीं पाए? विद्रोहियों ने घेराबंदी की तो असद देश छोड़कर भागने लगे, लेकिन राजधानी दमिश्क से निकलने के बाद से उनका विमान रडार से गायब हो गया। तो क्या असद का विमान क्रैश हो गया या फिर विद्रोहियों ने असद को भी खत्म कर दिया? असद के भागने और मौत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन न ईरान खुलकर कुछ बोल रहा है और न सीरिया। रूस ने जरूर इतना कंफर्म किया कि असद सीरिया से भाग चुके हैं। अब आइए आपको बताऊं, असद क्या प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है या वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो कौन से मुल्क वो जा सकते हैं? यानी तानाशाह सीरिया के बशर अल असद, देखिए सीरिया से उड़कर वो रूस जा सकते हैं क्योंकि पुतिन उनके दोस्त हैं।
रूस में उनका ठिकाना हो सकता है एक, अगर जिंदा है तो। दूसरा ठिकाना ईरान हो सकता है, ईरान जा सकते हैं सीरिया से, और क्योंकि खमनेई से भी उनकी दोस्ती है और बशर अल असद भी शिया है और ईरान भी शिया मुल्क है। सीरिया से जॉर्डन जा सकते हैं। ये 3 देश हैं जहां ये अपनी जान बचाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं क्यों कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। बहुत से एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं और कई और दावे हो रहे हैं। आपको बताऊं, दरअसल उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, जब वो फ्लाइट लेकर उड़े उसके बाद उनके फ्लाइट की लोकेशन गायब हो गई, रडार में फ्लाइट पकड़ में नहीं आई। बशर अल असद निकले सीरिया में तख्ता पलट के बाद, असद देश छोड़कर भागे। असद IL-76T विमान में सवार होकर दमिश्क से रवाना हुए, ईरानी राजधानी से। विद्रोहियों के डर से बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। दमिश्क से निकलने के बाद उनका विमान रडार से गायब हो गया। फिलहाल किसी को नहीं पता असद जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट में असद के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, हालांकि सीरियाई राष्ट्रपति के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। असद का विमान रामल अंज इलाके में रडार से गायब हुआ। विमान लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई से अचानक 1 किलोमीटर पर आ गया। ऊंचाई कम हो गई और इसलिए रडार से गायब हो गया, रडार में आया नहीं। यानी क्रैश हुआ इसलिए नीचे आया, या फिर रडार की पकड़ से बाहर जाना था इसलिए नीचे आया। इस जगह से कुसैर एयरपोर्ट 21 किलोमीटर दूर है। असद की दोस्ती रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी लीडर खमनेई के साथ भी है। इस वजह से असद के रूस और ईरान जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा है कि असद ने पत्नी और परिवार को पहले ही रूस भेज दिया, एक दिन पहले ही परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है और इसके बाद विद्रोहियों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया है। फिर असद के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। रूस, ईरान, नहीं तो फिर जॉर्डन जा सकते हैं बशर अल असद, ये उनके पास विकल्प हैं। हालांकि असद के जिंदा होने या मारे जाने को लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि बशर अल असद का प्लेन क्रैश हो गया। ना ही असद सीरिया छोड़कर कहां पहुंचे इसकी भी जानकारी नहीं है। सीरियाई राष्ट्रपति ने भी कोई बयान अब तक जारी नहीं किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं सीरिया के पीएम, जिनको भागते हुए तस्वीर मैंने आपको दिखाई। सुनिए जरा, पीएम ने खुद सरेंडर कर दिया है, क्या कह रहे हैं। सीरिया के लोगों के चुने गए नेतृत्व के साथ हम सहयोग को तैयार हैं। संस्थाओं को नुकसान न पहुंचाया जाए, वो सबके लिए है। बशर अल असद जा चुके हैं, प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। विद्रोहियों ने देखिए क्या किया, जेल तोड़ना शुरू कर दिया। जेलों को तोड़ा है, बैरक तोड़ा है, इनमें जो कैदी थे उन कैदियों को बाहर निकाल दिया है जेल तोड़कर। देखिए ये जेल से लोग भाग रहे हैं, ये कैदी हैं जिन्हें बशर सरकार ने बंद कर रखा था। इसमें बहुत से विद्रोही भी हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जेलों में बंद थे। ये विद्रोही गुट जेलों में पहुंचे हैं, अपने सहयोगी जो अंदर बंद थे जेल के ताले तोड़कर, गोलियां चलाकर, लॉक तोड़कर उन्हें निकाला है। उसके बाद सीरिया में इस वक्त माहौल बहुत तनावपूर्ण है। देखिए लोग एयरपोर्ट पर, दमिश्क में जैसे ही विद्रोहियों का कब्जा हुआ लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से भागना शुरू किया है लोगों ने। पहली फ्लाइट लेकर लोग सीरिया से भाग रहे हैं। ما احناش عارفين شو فيه قلنا لهم المطار صديق ما حد مصدقنا احنا راكضين وين راكضين। इसके बाद देखिए विद्रोहियों ने वहां जो सरकारी टीवी पर भी कब्जा कर लिया है। उस जगह पर भी सीरिया से असद का राज खत्म हो गया है। ये वहां ब्रेकिंग न्यूज चली है। लेकिन आखिर यह विद्रोह हुआ कैसे, अब आपको मैं पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं कम शब्दों में। यह है असद की सेना। असद की हुकूमत, उनके पिता की हुकूमत सीरिया में 54 साल रही और वो अपनी सेना से अब तक शासन कर रहे थे क्योंकि वहां विद्रोह पनप उठा था असद के खिलाफ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, असद के सैनिक भागने शुरू हुए। देखिए तस्वीरें, कपड़े उतार कर यानी वर्दी उतार कर भाग रहे हैं कि विद्रोहियों ने अगर वर्दी में देख लिया तो मार देंगे। ये देखिए जैसे ही राजधानी में घुसे हैं विद्रोही, असद के सैनिक देखिए वो भागते हुए नजर आ रहे हैं आपको। फौरन
यूनिफॉर्म उतार उतार कर असद की सेना भागी है। क्योंकि विद्रोही दरअसल पहुंच गए थे राजधानी में। राजधानी में पहुंचने की तस्वीर देखिए, ये वहां का कैपिटल है, सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां की तस्वीर देखिए। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपको बताऊं कि सीरिया में हुआ क्या, इसकी पूरी A to Z कहानी क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। ये विद्रोही गुट के सरगना जुलानी है, जिन्हें आप आगे दाढ़ी में देख रहे हैं। ये बशर अल असद है, यानी जो राष्ट्रपति थे। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। असद सरकार की तानाशाही का विरोध शुरू हुआ। इनको तानाशाह मानते थे कि 54 साल से जीत रहे हैं। 2021 में भी 95% वोटों के साथ जीत गए, इसलिए लोगों ने कहा ये फ्रॉड है, ये सही चुनाव नहीं है। विद्रोही गुट असद सरकार को हटाने की कोशिश में था, लेकिन असद सरकार की सेना ने क्या किया, आंदोलन को कुचल दिया। इसके बाद एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें पहले छोटे छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना के कुछ विद्रोही थे। ये सारी ताकतें बिखरी हुई थी, लेकिन इनका लक्ष्य एक था कि बशर अल असद का तख्ता पलट करना है किसी भी तरीके से। धीरे धीरे क्या हुआ, विद्रोही गुट को कई देशों का समर्थन मिलने लगा, यानी जो गृह युद्ध था, जो सिविल वॉर था, वो प्रॉक्सी वॉर में बदल गया, यानी दूसरे देश दखल देने लगे। इनमें तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका तक ने विद्रोहियों को समर्थन किया। सीरिया के गृह युद्ध में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया में 60 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बार विद्रोहियों ने अलेप्पो से हमले की शुरुआत की, क्योंकि पहले 2011 से जब विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोहियों ने कुछ शहरों पर कब्जा किया। ये कब्जा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन असद अपनी सेना से उस कब्जे को वापस पा रहे थे। तेजी से अलेप्पो के बाहर के गांवों पर कब्जा जमाया गया, फिर पूरे शहर पर कुछ ही घंटों में कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। एक हफ्ते में 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और यहां से असद को भागना पड़ा है। अगर एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले की है यह तस्वीर। यह बच्चे की मौत हुई थी, यह सीरिया का बच्चा था, और जब विद्रोही और असद की सेना में लड़ाई हो रही थी तो बहुत से लोग भागे अपना देश छोड़कर। तो यह बच्चा भी अपने परिवार के साथ भागा और इसके परिवार की मौत हो गई डूबकर भूमध्य सागर में। इसकी माता की भी मौत हो गई। यह तस्वीर उस वक्त असद शासन के खिलाफ एक बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई थी और असद सरकार का विरोध हुआ था। इस बच्चे का नाम था एलन कुर्द, और एलन कुर्दी की मौत हो गई इस हादसे में। अगली तस्वीर दिखाऊं, जो लोग सीरिया छोड़कर भागे थे, रिफ्यूजी, तुर्की में जो रिफ्यूजी थे, वो अब असद के जाने के बाद वापस आ रहे हैं अपने देश। ये देख रहे हैं लाइन बनाकर, जो लोग सीरिया छोड़कर तुर्की चले गए थे, लेबनान चले गए थे, वो अब वापस अपने मुल्क सीरिया आ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं जिन विद्रोहियों ने अब कब्जा किया है, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईश्वर की कृपा से दमिश्क आजाद हो गया है। बशर अल असद के शासन से मुक्ति मिल गई है। सभी कैदियों को भी आजाद कर दिया गया है। ऑपरेशन दमिश्क पूरा हुआ। सीरिया के लोगों से अपील है कि सीरिया की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए और शांति कायम रखें। और यही वजह है कि बशर अल असद से लोग परेशान थे, इसलिए जश्न हो रहा है जहां रिफ्यूजीज है। देखिए तुर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की में इस्तांबुल में लोग जश्न मना रहे हैं बशर के सत्ता से जाने के बाद। तस्वीर देखिए, बहुत से लोग तख्ता पलट के बाद देखिए तुर्की में आतिशबाजी हो रही है। जो लोग तानाशाह को चाहते थे कि वो मुल्क से जाए और तुर्की में रह रहे थे शरणार्थी बनकर, रिफ्यूजी बनकर, बहुत से सीरियाई नागरिक वो खुश थे और जश्न मना रहे थे। तुर्की से लगती हुई सीमा लेबनान की भी है, यानी
सीरिया की जो सीमा है, तो लेबनान यानी हिजबुल्लाह का गढ़ लेबनान, वहां भी जश्न हो रहा है। असद के जाने के बाद लेबनान में लोग सड़कों पर उतरे हैं, झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस पर क्या कह रही है? भारत क्या कह रहा है? ट्रंप क्या कह रहे हैं? बाइडेन क्या कह रहे हैं? सवाल यह है क्योंकि दुनिया की नजर इस वक्त ऐसे वॉर पर है जो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, लेबनान के बीच चल रहा है, गाजा के बीच चल रहा है, सीरिया में चल रहा था। तो अब दुनिया इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। दुनिया कई हिस्सों में बंट गई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, बाइडेन क्या कह रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तख्ता पलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए अपने सहयोगी देशों के लगातार संपर्क में। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के हालात के लिए बराक ओबामा की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। इसके पीछे बराक ओबामा और सरकार को जिम्मेदार ठहराया उस दौर की। उनको ट्रंप ने कहा ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए, सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। पुतिन कह रहे हैं दोस्त असद की हालत से रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुश नहीं है। रूस ने असद के इस्तीफे और देश छोड़ने की पुष्टि की है, लेकिन रूस ने यह नहीं बताया कि असद कहां गए हैं। भारत सीरिया के हालात पर भारत ने चिंता जाहिर की है। भारत सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जल्द से जल्द सीरिया से कहा है निकल जाइए। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की सीरिया के हालात पर लगातार नजर है, सीरिया में जल्द स्थिरता की उम्मीद जताई है। चीनी नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकलने की सलाह दी है। विद्रोही गुट ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। नेतन्याहू, ये इजराइल के लिए जश्न जैसा मौका है। इजराइल ने सीरिया सीमा पर टैंक तैनात कर दिए। जी हां, सीरिया के एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया था, गोलन हाइट्स, और अब वहां से टैंक अंदर की तरफ मूव कर चुके हैं, यानी सीरिया के अंदर कि सीरिया के विद्रोही इजराइल में ना दाखिल हो जाएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, रूस क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। और तुर्की, हमें बहुत दुख है कि सीरिया के लोग अभी बेहद मुश्किल हालात में हैं। रूस सीरिया की सेना की मदद करता रहेगा। विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले में हम मदद करेंगे। सीरिया की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा अब सीरिया में नई वास्तविकता है। सीरिया में बदलते घटनाक्रम पर तुर्की की नजर है। हमारी सीमा पर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। 13 साल बाद सीरिया में शांति स्थापित हो, तुर्की यही चाहता है। और आइए अब आपको बताऊं आसान भाषा में कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं और सीरिया पर किसकी कैसी नजर है। देखिए जरा, ये सीरिया आप देख रहे हैं बीच में, सीरिया के चारों तरफ के देश देखिए जरा। सीरिया की आप देखिए, सीरिया की सीमा तुर्की से मिलती है, लेबनान से मिलती है जहां हिजबुल्लाह है, इजराइल से मिलती है, जॉर्डन से मिलती है, इराक से भी सीमाएं मिलती हैं और उसके बगल में ईरान है। अब इसे ऐसे समझिए कि आईसिस की एंट्री जब सीरिया में हुई तो वो इराक से हुई, सीरिया से ही ईरान, सीरिया से ही हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है, यही रास्ता इस्तेमाल करता था। इजराइल ने भी सीरिया के कुछ हिस्से पर कब्जा किया जंग के दौरान। तो सीरिया पिछले कुछ वक्त में ऐसे मुल्कों से घिरा रहा कि जंग का मैदान बन गया, क्योंकि यहां बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है। व्यापार के लिहाज से सीरिया बहुत अहम है। ईरान को अगर कुछ पहुंचाना है तो सीरिया का इस्तेमाल करना है, दूसरी तरफ से कुछ इराक या ईरान और दूसरी तरफ आना है तो सीरिया का इस्तेमाल होना है। सीरिया बीच में है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर असद के साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन असद के खिलाफ है। ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड, ये असद के साथ है। पुतिन असद के साथ, यानी रूस, ईरान असद के साथ, चीन असद के साथ, पाकिस्तान असद के साथ और पाकिस्तान के बाद इराक भी असद के साथ। असद के खिलाफ कौन कौन, यानी विद्रोही गुट को सपोर्ट करने वाले कौन कौन हो सकते हैं। उनमें अमेरिका असद के विरोध में, इजराइल असद के विरोध में, सऊदी अरब असद के विरोध में रहा, तुर्की असद के विरोध में और यूएई भी असद के विरोध में। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। रूस और ईरान असद के कट्टर समर्थक दोस्त हैं, लेकिन इस बार पुतिन, खमनेई ने उनकी मदद नहीं की है। दरअसल दोनों ही देश खुद जंगों में घिरे हुए हैं। पुतिन यूक्रेन के साथ जंग में फंसे हुए हैं इस वक्त, ईरान इजराइल से भिड़ा हुआ है, वहीं
इसी वजह से असद की इस बार दोनों मदद नहीं कर सके, न ईरान कर सका न पुतिन कर सके। दरअसल ईरान ने कई आतंकी संगठन पाल रखे हैं। सीरिया से ईरान उन तक हथियार पहुंचाया करता है। यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस ने विद्रोहियों पर हमले किए थे। 300 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराने का रूस ने दावा किया सीरिया में, लेकिन इस बार पहले की तरह असद की मदद पुतिन नहीं कर सके। ईरान सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियार पहुंचाता है। इस वजह से इजराइल सीरिया का समर्थन नहीं करता है। कई बार इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला किया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। सीरिया में केमिकल फैक्ट्री को इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल ने अपने टैंक सीरिया की सीमा पर तैनात कर दिए। अमेरिका भी असद सरकार के विरोध में है। रूस और ईरान से उसकी यारी से दोस्ती और मुश्किल है अमेरिका के साथ। दावा है विद्रोहियों की मदद अमेरिका कर रहा था। अब आपको याद है कि सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो बहुत से आतंकी संगठन भी सर उठाने लगे, उसमें से आईसिस भी एक था। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। ये रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया में कम हो गया है तो ये रशिया को नुकसान है। दूसरा ये भी दर्शाता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया पे अब कम हो गया है तो ये ईरान को नुकसान दिखाता है। तीसरा, हिजबुल्ला जो कि खुद पहले एक्चुअली सीरिया को सपोर्ट करता था अपने लड़ाकू भेज करके, अब सीरिया का सपोर्ट कहें या सीरिया का जो जोग्राफी थी जहां से उसको माल आता था ईरान से, तो हिजबुल्ला को भी झटका है। अगर सीरिया के अंदर जो ये गुट आए हैं, रेबल्स आए हैं, इनमें 6-7 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं। कोई कट्टर इस्लामी है, कोई अल कायदा का स्पिन आउट है, कोई कर्डिश है, किसी को टर्की बैक कर रहा है किसी ग्रुप को। तो इन सब मिले जुले ग्रुप्स में से अगर एक ग्रुप हावी हो जाता है इस्लामी जो HTS ग्रुप है, तो वो तो क्या शायद एक तरह का तालिबान जैसा ग्रुप है, वो सीरिया को अफगानिस्तान टाइप बना देगा। हालात में इजराइल को चिंता है और उस हालात में अमेरिका को भी चिंता है। तो अमेरिका और इजराइल टेंशन में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर तख्ता पलट हुआ कैसे। तस्वीर देखिए जरा। सबसे पहले ये है बशर अल असद और ये उनके पिता। उनके पिता ने लगभग 29 साल सीरिया में राज किया। असद ने लगभग 25 साल राज किया। पिता पुत्र ने मिलाकर 54 साल तक सीरिया में राज किया है। आपको बताता हूं और दिखाने जा रहा हूं असद के पास संपत्ति कितनी थी। गाड़ियां देखिए, असद के गैराज ले चलता हूं आपको। बशर अल असद तानाशाह के, ये तानाशाह की पत्नी है, ये उनका परिवार है। अगली तस्वीर देखिए जरा, उनके गैराज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये सीरिया में असद के गैराज की तस्वीर है। महंगी महंगी गाड़ियां लगी हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की गाड़ियां उनके गैराज के अंदर। ये आप देख रहे हैं। कौन सी वो गाड़ी जिसका आप नाम लें, कौन सा वो ब्रांड जिसका आप नाम लें और असद के गैराज में वो गाड़ी ना खड़ी हो, चाहे वो ऑडी हो, BMW हो, लैम्बोर्गिनी हो, जो भी गाड़ी का आप नाम लें वो असद के गैराज में मौजूद है। और इतना ही नहीं, असद के बंकर में लिए चलता हूं आपको, क्योंकि विद्रोह बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। असद ने एक बड़ा खुफिया बंकर बनाया हुआ था। ये बंकर आप देख रहे हैं, असद का बंकर है। इसके अंदर विद्रोही पहुंचे जिन्होंने उसके बाद ये वीडियो बनाया, अपने कैमरे से वीडियो बनाया है। अंदर का वीडियो है। अंदर देख रहे हैं, ट्रैक भी है, रूम भी बना है अंदर। उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी, उनके लिए अत्याधुनिक संसाधन भी अंदर मौजूद है। अब आपको बताऊं कि आखिर 54 साल बाद असद राज कैसे खत्म हुआ। ये असद और उनके पिता, 54 साल बाद सीरिया में असद परिवार के शासन का अंत हो गया। 1970 में असद के पिता हाफिज अल असद ने शासन किया। 1970 में 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी पिता ने। बशर के पिता 30 साल, 29 से 30 साल राष्ट्रपति रहे। उसके बाद बेटे असद ने 24 साल तक राज किया। हाफिज अपने बड़े बेटे को विरासत सौंपना चाहते थे, लेकिन एक कार दुर्घटना में बड़े बेटे की मौत हो गई। इसके बाद अपने दूसरे बेटे असद को वारिस बनाया। तब असद सियासत से दूर थे और डॉक्टर थे। 2000 में पिता हाफिज की मौत के बाद असद राष्ट्रपति बने। असद परिवार पर विद्रोह को क्रूरता से दबाने के आरोप लगते रहे। 1982 में मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह को कुचल दिया था। बशर पर 2011 में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। इसी दौरान सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। 54 साल के शासन के बाद असद परिवार के पास सोचिए बेहिसाब संपत्ति है। परिवार की कुल संपत्ति 50,000 करोड़ से लेकर
1 लाख करोड़ तक की बताई जाती है। असद परिवार का सीरिया की 75% अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर असद ने बहुत सारी संपत्ति बनाई। रियल एस्टेट, प्राकृतिक संसाधन समेत कला आभूषण से कमाई होती है इनकी। यह था इनका रुतबा और इनकी ताकत। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कैप्चर हो चुके हैं, पर यह नहीं है कि उनका ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है। उनके ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि एक यही जरिया है जिसके जरिए जो फ्री सीरियन आर्मी है वो डिक्लेयर करेगी कि वो पूरे काबू और कब्जे में है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यदि एक बार ये दमिश्क पहुंचने के बाद यदि फ्री सीरियन आर्मी के अंदर फूट पड़ जाती है तो लीबिया जैसा ही हाल होगा। इजराइल एयरफोर्स का बहुत बड़ा दबदबा है, तो हो सकता है कि इजराइल की एयरफोर्स ने उनके विमान IL-76 को कहीं पर फोर्स लैंडिंग करा दी हो, चाहे इजराइल के अंदर या लेबनान के किसी एयरफील्ड में, जहां पर कि अमेरिकन सरकार के साथ कुछ तरह की बातचीत हुई होगी। दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि या तो विद्रोहियों के किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने, या हो सकता है इजराइल की एयरफोर्स के ने ही अब एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल करके इस जहाज को आसमान से गिरा दिया हो। अब आपको दिखाऊं कि आखिर वहां विद्रोही क्या कर रहे हैं। विद्रोही कब्जा कर चुके हैं, जश्न मना रहे हैं। तस्वीर देखिए, मस्जिद में पहुंचे हैं विद्रोही AK-47 राइफल लेकर, राइफल के साथ मस्जिदों में पहुंचे हैं जिन्होंने बशर अल असद की सरकार को अपदस्त किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असद चले गए, असद से जुड़ी हुई एक एक चीज इस वक्त सीरिया से हटाई जा रही है, चाहे वो उनके बुत हो, उनके पोस्टर हो, उनकी होर्डिंग्स हो, हर एक चीज विद्रोही हटा रहे हैं। लेकिन अब उस चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको, जो चेहरा इस पूरे विद्रोह का चेहरा है। इसका नाम है अबू जिलानी। यही वो शख्स है जो इस पूरे विद्रोह को लीड कर रहा था। यही मास्टरमाइंड बताया जाता है। हो सकता है इसके पीछे बहुत सी ताकतें हो, लेकिन ये है कौन, इसके बारे में आपको बताऊं, इसका ताल्लुक किससे है और आखिर ये शख्स कैसे इतना ताकतवर हो गया। यह है अबू मोहम्मद अल जुलानी, सीरिया का नया बादशाह। जुलानी कभी बगदादी का राइट हैंड हुआ करता था, आइसिस वाला बगदादी उसका ये राइट हैंड था। जुलानी कई साल से असद सरकार के लिए खतरा बना हुआ था। सुन्नी गुट HTS का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी करता है। वहां जो विद्रोही गुट है उसका नाम है HTS। HTS जो है ये पहले अलकायदा से जुड़ा हुआ था। अल जुलानी का जन्म 1982 में सऊदी अरब में हुआ। वहां उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे। 1989 में जुलानी का परिवार सीरिया लौट आया। इराक पर अमेरिकी हमले के बाद अलकायदा में यह शामिल हो गया। अमेरिका ने इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा है। जुलानी खुद को आइसिस आतंकियों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। यह कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ सीरिया की सरकार से, वो आत्मघाती धमाकों से नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है, बल्कि केवल सैन्य ठिकानों पर टारगेट कर हमला करता है। जुलानी ने कहा कि उसे सांप्रदायिक हमले पसंद नहीं है। सीरिया में गैर मुस्लिमों से भी समर्थन जुटाता रहता है। 2006 में जुलानी को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया था। 5 साल जेल में रहने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ गया। 2011 में असद के खिलाफ इसने विरोध प्रदर्शनों में यह शामिल हुआ। जुलानी के HTS में 30,000 लड़ाके। अमेरिका ने 2018 में इस संगठन को आतंकी लिस्ट में डाला था। अब इस जुलानी का कब्जा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इजराइल के लिए तनाव बढ़ गया है क्योंकि इजराइल की सीमा सीरिया से लगती है और वहां एक ऐसे संगठन का कब्जा हो गया है। सुनिए जरा इजरायली सेना क्या कह रही है। सीरिया के हालात पर हमारी नजर है। सीरिया से सटी सीमा पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वहां से लोग हमारी सीमा पर तो नहीं आ रहे। विद्रोही बेहद आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब एक मुल्क से तानाशाह चला गया, लेकिन उस मुल्क का मुकद्दर क्या होगा, यह बड़ी बात है। तस्वीर देखिए जरा, यह सीरिया है। सीरिया लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, अपने हेरिटेज की वजह से भी सीरिया हमेशा, ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी सीरिया हमेशा जाना जाता था। लोग घूमने के लिए, टूरिज्म की वजह से भी सीरिया लोग जाते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि अब सीरिया का होगा क्या। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर साहब। सर, हम सीरिया की तस्वीरें देख रहे हैं जो आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें हमने पिछले वक्त में कई और मुल्कों में देखी है। अब आपको क्या लगता है, अब क्या होने वाला है सीरिया में? अब क्या होगा सीरिया का? अब एक स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, या हालात और खराब होंगे? टर्की ने स्पॉन्सर किए हैं और इसमें मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। यूनाइटेड स्टेट्स का मेन एनिमी ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ने इंश्योर किया कि सीरिया में उनका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, शियाई मिलिशिया जो प्रीडोमिनेंट था और जो इजराइल के लिए भी एक थ्रेट था, क्योंकि हिजबुल्लाह के बेसिस भी हैं। अगर आप गोलन हाइट्स का देखें, नेरी और नॉर्थ ऑफ गोलन हाइट्स, अगर आप साउथ सीरिया की तरफ देखें तो वहां पर भी एक वल्नरेबिलिटी थी इजराइल के लिए। वो वल्नरेबिलिटी इजराइल के लिए अभी खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो वेपन्स और आर्म्स सप्लाई था, जो एक कॉन्ड्यूट था सीरिया के थ्रू ईरान अपना भेजता था लेबनान में, वो कॉन्ड्यूट भी बंद हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एक यूएस इसको इन्फ्लुएंस करेगा, किस टाइप की वहां पे गवर्नमेंट आएगी। जो भी वहां पे गवर्नमेंट आएगी वो प्रो यूएस आएगी। और अगर इस एरिया में प्रो यूएस गवर्नमेंट आएगी तो काफी वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिक्स का जो एक नजरिया है वो बदली होने वाला है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोचर साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो राजन कोचर साहब का कहना है जो भी सत्ता में आएगा सीरिया में वो प्रो अमेरिका होगा, यानी अमेरिका की तरफ उसका झुकाव होगा, या कहिए अमेरिका की कठपुतली होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का खेल देखा, अब देख लेगा रफाल। जी हां, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, चिन्मय प्रभु और कई और संत जेल में है और अभी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। कल एक तस्वीर आई थी, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, इस्कॉन में तोड़फोड़ हुई थी, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बांग्लादेश में देखिए कट्टरपंथी धमकी दे रहा है, धमकी इस्कॉन को दे रहा है, कह रहा है इस्कॉन को बैन करो वरना काट देंगे। আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল করে নেব। আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালে, সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। लेकिन इसका विरोध भारत में हो रहा है। भारत में आप देख रहे हैं लखनऊ में यूनुस का पुतला जलाया गया और यूनुस के पुतले में आग लगाई गई। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदुओं का कातिल मोहम्मद यूनुस और पुतले में आग लगा दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देखिए बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, पोस्टर लेकर लिख रहे हैं सेव बांग्लादेशी माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर। दूसरी तरफ यूपी के नोएडा में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है बांग्लादेश के खिलाफ। हिंदूवादी संगठन भी सड़कों पर उतरे हैं, आम लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जमीयत, आज किशनगढ़ में जमीयत का एक कार्यक्रम था। जमीयत ने भी बांग्लादेश से कहा है जो वहां जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर फौरन रोक लगाई जाए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये विरोध का स्तर यह है कि भारत में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम संगठन भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। हम लोग को 5 घंटा भी नहीं लगेगा भारत को आपको आपका रास्ता दिखाने में। हिंदुओं पर अत्याचार और हमले को लेकर
बांग्लादेश सुधरा नहीं, उल्टा धमकी और चालबाजी पर उतर आया है, तो भारत ने भी अब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। राफेल, सुखोई और तेजस कोई दिखाने की चीज है, डेकोरेशन की चीज है, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और पड़ोसी देश हो। अगर हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, इंसानियत पर अत्याचार होता है, तो भारत को खामोश नहीं रहना चाहिए। 5 घंटा भी नहीं लगेगा भारत को आपको आपका रास्ता दिखाने में। आप लोग हमारे हिंदू भाई बहन को मार रहे, हम आपको बार बार वार्निंग दे रहे, इसको बंद करिए। भारत के सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी अब बांग्लादेश को कड़ा पैगाम दे रहे हैं और धमकी का जवाब धमाके से देने को तैयार हैं। चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, अपने आप में खुद सोचते हैं, महज़्ज़ब कहलाए जाने के काबिल है। जो यूनुस सरकार विरोध करने पर एक हिंदू संत को जेल भेज देती है, वो हिंदुओं पर हमले और हिंदुस्तान को धमकी देने पर खामोश है। यूनुस सरकार के इस दोहरे चेहरे पर भारत में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग सड़क से संसद तक गूंजने लगी है। हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल बंद होना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर तत्काल बंद हो जाए, वरना वो अपना शांति पुरस्कार वापस कर दें। हिंदू पर अत्याचार अब भारत नहीं सहेगा। अगर भारत बांग्लादेश को बनवा सकता है तो बांग्लादेश को मिटवा भी सकता है। आइए अब आपको बताऊं, बांग्लादेश से वहां के कट्टरपंथी और अब तो वहां की सेना भी क्या कह रही है और भारत से उसको कैसे जवाब मिल रहा है। एक कमांडो ने मोदी शाह राजनाथ का नाम लेकर बांग्लादेश के कमांडो ने धमकी दी, कहा ये वो 72 साल पुराना वाला बांग्लादेश नहीं है, भारत हमें पूर्व सेक्टर वाली कोई धमकी ना दे, हमारे पास शस्त्र वाहिनी है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेश के पूर्व मेजर जंग की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार है, हम कोई छोटे मुल्क नहीं है, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, भारत तो क्या अमेरिका भी हमारे सामने टिक नहीं सकता है। सोचिए कितना बड़ा गलतफहमी है। जरूरत पड़ी तो 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे, ये धमकी दे रहे हैं। एक कट्टरपंथी हिंदुओं पर जहर उगल रहा है, भीड़ को उकसाते हुए कहा यह धार्मिक प्रथाओं का वक्त नहीं है, यह वक्त इस्कॉन से लड़ने का है, उसे सबक सिखाने का है। बांग्लादेश सरकार को तुरंत इस्कॉन पर बैन लगाना चाहिए, नहीं तो हिंदुओं और इस्कॉन भक्तों से हम निपट लेंगे, हम उन्हें तलवार से काट देंगे, एक एक को मार देंगे। भड़काऊ भाषण पर यूनुस सरकार और पुलिस चुप है वहां। ऐसे ही बयान चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाया था और बिना वारंट के गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। अब भारत से प्रतिक्रिया आ रही। बांग्लादेश के शैतानी लोगों को मेरा खुला संदेश है, एसपी सांसद कह रहे हैं। हिंदुस्तान ही बांग्लादेश को वजूद में लाया था, उनके जुल्मों से अपने भाइयों को निजात भी दिला सकते हैं। रफाल, सुखोई जैसे फाइटर प्लेन दिखाने की चीज नहीं है। अग्निमित्रा पॉल कह रही है बांग्लादेश को सबक सिखाने में हमें 5 घंटे भी नहीं लगेंगे, लेकिन हम जिम्मेदार मुल्क हैं, ऐसा नहीं करते। हमें पता है कि शांति और रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। हमारे हिंदुओं को मारना बंद करिए, नहीं तो चुप नहीं बैठेंगे। यूनुस को खुद को नोबेल शांति पुरस्कार वापस कर देना चाहिए। जो नरसंहार करे उसे शांति का पुरस्कार देना यह नहीं चलता है। अरशद मदनी कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद होने चाहिए, गैर मुस्लिम पर हमला करना इस्लाम विरोधी है। बांग्लादेश में यह अन्याय हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं बांग्लादेश की व्यवस्था को कुछ कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बांग्लादेशी धमकी सुनिए, फिर सुनिए भारत उन्हें कैसे जवाब दे रहा है। हम बांग्लादेश सरकार और लोगों को बता रहे हैं कि ये धार्मिक प्रथाओं का वक्त नहीं है, समय आ गया है कि इस्कॉन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदुओं और इस्कॉन भक्तों को हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। हम तलवार से उनका गला काट देंगे, एक एक कर उन्हें मार डालेंगे। हम 4 दिनों में सब कुछ हल कर लेंगे। हमारी सेना मजबूत है और हमारे लोग हमारे साथ हैं। कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भारत और अमेरिका भी हमारे सामने टिक नहीं सकते। बांग्लादेश के पास 30 लाख छात्र हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। मोदी, शाह और राजनाथ जी ध्यान से सुन लीजिए, ये वो 72 साल वाला पुराना बांग्लादेश नहीं है। हम कोई आम मुल्क नहीं है, 17 करोड़ आवाम वाले हैं। भारत हमें पूर्व सेक्टर वाली कोई धमकी ना दे, हमारे पास शस्त्र वाहिनी है, मुंह तोड़ जवाब देंगे।
ये जो बांग्लादेश का जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि 5 मिनट नहीं लगेगा असम और कलकत्ता को ये करने, आप भी मूर्ख है। हम लोग को 5 घंटा भी नहीं लगेगा भारत को आपको आपका रास्ता दिखाने में। आप लोग हमारे हिंदू भाई बहन को मार रहे, हम आपको बार बार वार्निंग दे रहे, इसको बंद करिए। आपका इंटरनल मैटर में हम लोग को कोई भी दिलचस्प नहीं, लेकिन हमारा भाई बहन को अगर मारा जाएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये संदेश, ये पैगाम उन तमाम शैतानी लोगों को देना चाहता हूं जो वहां के हमारे हिंदू भाइयों को जुल्म सितम का निशाना बना रहे हैं। वहां पर अत्याचार बंद नहीं हुआ हिंदू भाइयों पर, तो फिर बांग्लादेश के साहिबान इक़्तिदार को, जिम्मेदारान को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनका वजूद हिंदुस्तान की मदद से हुआ था। अगर हिंदुस्तान उनको वजूद में ला सकता है कि हिंदुस्तान उनकी ज़्यादतों, उनके जुल्म से अपने भाइयों को निजात भी दिला सकता है। राफेल, सुखोई और तेजस कोई दिखाने की चीज है, डेकोरेशन की चीज है, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और पड़ोसी देश हो। अगर हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, इंसानियत पर अत्याचार होता है, तो भारत को खामोश नहीं रहना चाहिए। तो याद रखना वो महत्व कहलाए जाने के काबिल है। बांग्लादेश की जो स्थिति वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस तरह के दहशतगर्द भयभीत के माहौल जो मंडरा रहे हैं वो बांग्लादेश के आम नागरिक ये नहीं चाहते। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरी कम्युनिटी के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके लिए भारत कदम भी उठा रहा है और इस बात को विश्व स्तर पर भी बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। अब आपको बताऊं कि देखिए जरा कैसे ढाका में हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन को बैन करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर निकले कट्टरपंथी। इससे पहले आपको बताऊं, जमाते इस्लामी में बांग्लादेश ने भारतीय साड़ी जलाई थी, भारतीय साड़ी जलाकर विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि भारतीय सामानों को बैन कर दिया जाए। अब यह बैन उन्हीं को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कपड़ा उद्योग बांग्लादेश में एक बड़ी ताकत है उनकी। ये उद्योग भारत आ सकता है, यानी इससे भारत का फायदा होगा। जो भी ढाका में देख रहे हैं, ढाका और मीरापुर में जो भी कपड़े का काम है वो नोएडा, लुधियाना और सूरत शिफ्ट हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को होगा और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। कैसे होगा ये, आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल बांग्लादेश कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है और अगर ये फैक्ट्रीज, ये कंपनीज भारत शिफ्ट हो जाएंगी तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा। चीन के बाद बांग्लादेश सबसे बड़ा कपड़ा कारोबारी है। अकेले ढाका में 4000 से ज्यादा फैक्ट्री है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का बड़ा रोल है। बांग्लादेश के जीडीपी में 11% हिस्सा कपड़ा उद्योग का है। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा से बड़ा नुकसान हो सकता है। कई देश बांग्लादेश से कपड़ा व्यापार अब नहीं करना चाहते हैं और दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड अब भारत की ओर देख रहे हैं। भारत में सूरत और नोएडा की कई कंपनियों में पूंछ बढ़ गई है। दोनों शहरों में निवेश और उत्पादन का अच्छा माहौल भी है। अनुमान है कि कपड़ा कारोबार में 20 से 25% का इजाफा होगा भारत में। बनारस, भदोही के कारीगरों की भी मांग बढ़ सकती है। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए भारत कच्चा माल देता है। अब तक भारत में कारोबार के लिए कच्चा माल और आसानी से मिल जाएगा। इससे भारत का कपड़ा उद्योग भी तेजी से ग्लोबल हो सकता है। भारत का कपड़ा दुनिया में फैलेगा तो नुकसान बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी चौपट और ठप हो जाएगी। यह नुकसान होगा। सुनिए जरा पवन सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ सनातन लोगों के साथ हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग आक्रोश आज व्यक्त कर रहे हैं। 1971 से पूरे आंकड़े हैं कि हिंदू लोग कितने थे, आज कितने रह गए। तो ये लगातार होता चला आ रहा है। शेख हसीना
को भी उन्होंने इसी में टारगेट बनाया कि उनको यहाँ से भगा देंगे। शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि वहां जो हो रहा है मौत का नंगा नाच, हिंसा का नंगा नाच, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। और पूरा देश ये मांग करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा जुल्म जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हिंदू सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू सड़क पे नहीं है, सरकार भी ऑफिस में सोएगा। हिंदू सड़क पे आए, दबाव डाले, सहनशील नहीं, आवाज शोर करे और वैश्विक लेवल पे अपनी आवाज को पहुंचाए। मेरा हृदय बड़ा कुंठित है और मेरी तरफ प्रत्येक सनातनियों का हृदय कुंठित है। बांग्लादेश से आइए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में दूसरा संग्राम चल रहा है, महाविकास आघाड़ी में लड़ाई है और ईवीएम का शोर है। महाराष्ट्र में महादंगल हो रहा है। अभी लड़ाई हो रही है महाविकास आघाड़ी के अंदर, क्योंकि एसपी को बीजेपी की बी टीम कह दिया गया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आज महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे फडणवीस। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस असेंबली पहुंचे और उसके बाद विधायकों की शपथ हुई, जो विधायक बचे हुए थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, विधायकों ने शपथ ली विधानसभा में। कल इस पर बवाल भी हुआ था शपथ को लेकर, आज विधायकों की शपथ हुई। लेकिन आदित्य ठाकरे को कैसे, अखिलेश यादव को आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की बी टीम कह दिया। उद्धव की पार्टी ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी ने महाराष्ट्र सपा को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी पर यह हमला बोला। आदित्य ने कहा, मैं सपा के बारे में बात नहीं करना चाहता, महाराष्ट्र में सपा बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में सपा के कुछ नेता बीजेपी की मदद करते रहे। हमने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया वो पहले भी करते रहे हैं। हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। हमारा जो हिंदुत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम हिंदुत्व के साथ हैं जो हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला है। और हालांकि अपने इस बयान में उन्होंने अखिलेश पर सीधे सीधे कुछ नहीं बोला। दरअसल शनिवार को सपा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे के एक विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने बाबरी ढांचा विध्वंस पर गर्व जताया था। उस विज्ञापन में बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट भी छपा था। विज्ञापन में बाल ठाकरे, उद्धव, आदित्य की तस्वीर भी थी। अबू आजमी ने कहा, उद्धव ठाकरे ने अखबार में विज्ञापन देकर उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई। उद्धव के करीबी ने मस्जिद ढहाने की तारीफ भी की। उद्धव की पार्टी का यह व्यवहार हमें पसंद नहीं आया। हम एमवीए से अलग हो रहे हैं। एमवीए में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो बीजेपी और उनमें अंतर क्या रह जाता है। आजमी ने एमवीए से बाहर आने का ऐलान भी कर दिया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, इस पे भारी हंगामा भी हो रहा है, सुनिए सियासतदानों को। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। हृदय में राम और हाथ को काम। आप कह रहे हैं कि वहाँ की समाजवादी अलग, यहाँ की समाजवादी अलग। आपको ये अधिकार नहीं कि वहाँ की समाजवादी यहाँ की समाजवादी को अलग करना। समाजवादी पार्टी एक होकर अपना पक्ष रखती है। समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा है। आप कहिए ना कि सारे समुदाय ने वोट दिया है उद्धव बाला साहब ठाकरे को की पार्टी को, और उसमें हम ये जो मुसलमान है वो भी है। वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान कौन दिखना चाहता है, और इसी चक्कर में अब अबू आजमी ने तो उद्धव सेना से नाता तोड़ दिया है। पर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को उदारवादी, मुस्लिमों की हितैषी बताती है, वो बताए कि बाबरी वाले स्टेटमेंट पर उद्धव सेना से उनका क्या स्टैंड है। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अब्बू हाशिम जी ने जो बात कही है वो महाराष्ट्र के हिसाब से सही कही होगी, और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात आ गई है। तो एक लड़ाई एमवीए के अंदर है, एक लड़ाई ईवीएम को लेकर है। इस बार ईवीएम पर टिप्पणी करने वाले बड़े नेता हैं।
शरद पवार कोल्हापुर में थे। शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए, उनको जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा तर्क के साथ जवाब दिया है ईवीएम पर, और ऐसा जवाब कि बोलती बंद कर दे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं फडणवीस। सबसे पहले क्या कहा शरद पवार ने? शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में एक तरफ एमवीए में घमासान है, उद्धव और अखिलेश की पार्टी आमने सामने है, और दूसरी ओर महाअघाड़ी ईवीएम की सियासत छोड़ नहीं रही। कल विपक्षी दलों के नेताओं ने विधायकों की शपथ नहीं ली थी। अब एनसीपी नेता शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए। शरद पवार ने सीटों के अंकगणित पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह सच है कि हम हार गए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के लोगों में बहुत नाराजगी है। पवार ने शनिवार को भी ऐसा ही बयान दिया था। कोल्हापुर में कहा था कि चुनाव में राजनीतिक दलों को मिलने वाले वोटों और जीती सीटों की तुलना हैरान कर देने वाली है। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले हैं और 15 सीटें जीती हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 79 लाख वोट मिले और 57 सीटें जीती हैं। और आगे कहा अजीत की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती हैं, जबकि मेरी पार्टी को 72 लाख वोट मिले हैं और हमें केवल 10 सीटों पर जीत मिली है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अब बारी थी देवेंद्र फडणवीस की। उनके बयान पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण की सलाह देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने पवार को आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दिया है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, लोकसभा चुनाव याद दिलाया, बीजेपी को महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन सीटें हमें सिर्फ 9 मिली थी। कांग्रेस को 96 लाख वोट मिले, 96,42,000, और सीटें कांग्रेस को 54,000 कम वोट मिले हमसे, लेकिन सीटें 13 मिल गई। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को करीब 74 लाख वोट मिले, उद्धव की पार्टी को 7 सीटें मिल गई, जबकि पवार की पार्टी को 59 लाख वोट मिले। 15 लाख कम वोट पाकर भी शरद पवार 8 सीटें जीत गए। तो पवार को पवार की ही भाषा में और उन्हीं के तर्कों के साथ जवाब दिया है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली, इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। लोग नहीं बोलते कि हमारे वोट से ये सरकार आई है, हम उन्हीं की भावनाओं को रख रहे हैं। हमारे पे ठिकरा मत फोड़ो मीडिया, हम लोगों की भावनाओं को रख रहे हैं। और जो मार्कंडवाड़ी का जो उदाहरण है वो सबसे बड़ा है, वो ही पूरे राज्य में हर जिले में अब ठहराव लेने का काम शुरू हो चुका है। लोग मॉक पोलिंग करने को मांग कर रहे हैं, ये सब मूवमेंट चालू हो। गठबंधन तो बिल्कुल एक था, लेकिन ये है कि वहां पर संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब वोट कहने लगे कि हमारी पोलिंग के वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है ही। हम शंका ले रहे हैं ईवीएम पे, दैट मीन्स हमारा विश्वास ईवीएम पे थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर लोकशाही या डेमोक्रेसी में विश्वास कम होता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक।